की मछली उपन्यास के 14वें भाग में हमने पढ़ा कि शोभन को रतनलाल जी द्वारा पत्र संपादक का पद मिल जाता है और बिना कुंतल की ओर ध्यान दिए वो बम्बई रवाना हो जाता है। किसी घटना या किसी इतिहास के निशान कभी कभी अपने आप मिट जाते हैं, लेकिन कभी कभी घटना के छूटे हुए निशान खुद बहुत धुंधले होते हैं। उन धुंधले निशानों को देखकर वो कहानी पढ़ पाना मुश्किल होता है। वैसे अब इन सब स्मृति चिन्हों की आवश्यकता भी नहीं। ये पत्र, डायरी के पन्ने, चित्रों पर लिखे हुए नोट्स, इनमें से किसी का भी अर्थ अब कुछ नहीं रह गया। ये तभी तक सार्थक थे जब तक इनकी कहानी को जिलाए रखने की चाह बनी हुई थी। अब वो चाह मर चुकी है। कहानी को भी जीते रहने का अधिकार नहीं रह गया है। अदालत में मुकदमा चल रहा है। अदालत के मुकदमे से अब होगा क्या? जो कुछ टूटा है उस पर कानून की एक मुहर लग जाएगी और बस। वकील ने कहा था कि ये सारे कागज सहेज कर रखना, यदि मुकदमे में काम आए भी तो उससे होगा क्या? अब ये कागज़ नहीं सहे जाते। जब तक ये कागज़ रहेंगे तब तक मुझे जलाएंगे ही नहीं। अब और अधिक जलने से अच्छा है कि इन स्मृति चिन्हों को ही जला दूं, जलाकर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दूं। कमरे की छोटी सी अंगीठी में एक एक कर वे कागज़ मैंने जलाने शुरू कर दिए। पत्रों और डायरी के पन्नों का यह अर्थहीन कर्म लगातार जलता जा रहा है। उनमें शब्द हैं और वाक्य हैं, लेकिन उनके अलावा जो अर्थ है, जो इतिहास गाथा है, वो उन कागज़ों के बाहर उन चिन्हों से अलग है। काफ़ी लंबा है चिन्हों का ये सिलसिला। जैसे अथाह बालू की गर्म दलदल में मुझे चुपचाप सती छोड़कर इधर ही कहीं से गुजरा हुआ इतिहास गाथा का अगला अध्याय बहुत लापरवाह पैरों से, जैसे मेरी नीति से असंपृक्त व इधर से गुजरता हुआ दूर क्षितिज में खो गया हूँ और कहीं कहीं उभर आए उसके पदचिन्ह अब धीरे धीरे मिटते जा रहे हों। जनवरी 1960, या और सही कहा जाए जनवरी 1960 से शुरू होता है अस्फुट पद चिन्हों का ये सिलसिला। कथा अदृश्य होकर बहती है, दिखता कुछ नहीं, सिर्फ घटता रहता है। कथा जहाँ मुझे छूती है वहाँ सिर्फ कुछ निर्जीव निसंग पत्र हैं, ऐसे पत्र जो कहते कुछ नहीं। ये सब न किसी ने होठों से कहा, न किसी ने कानों से सुना। तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं, किस मोड़ पर घूम जाओ, भटकते रहो। सुनो बेनो, मेरे मन की दुविधा अब समाप्त है। अब मैं फिर पहले जैसा हूँ, गंभीर अथाह समुद्र की भांति। समुद्र, रेत का गर्म धधकता हुआ समुद्र। अब ये उमड़ता अमर्यादित व्याकुल ज्वार इन आतुर होठों से बेंध कर सिमट गया। स्वाति की केवल एक बूंद सा टपकने को। कौन सी स्वाति की बूंद? वो जो घने बादलों की छाती से टपकती है, लेकिन नीचे किसी सीपी के होठों में नहीं, सूखी सिकता की धधकते अंक में समा जाती है ना। इससे अधिक कुछ नहीं। रेत की तरह सूखे शब्द और घने बादलों की छाती से टपक कर अतल की ओर जाती बूंद की प्रतीक्षा। बम्बई से खत आता है। खत में है ही क्या? मेघदूत अगर यशप्रिया के लिए सिर्फ एक मुट्ठी भर रेत लेता आए तो उसमें क्या पढ़ा जाएगा? क्या लिखेंगे शोभन? वे तो मेरे मन की भाषा बिना पढ़े ही चले गए। फिर भी मेरे तन मन की मृत तृष्णा उनके लिए मोह का रूप ले। उसी की चिंता में डूबी रहती और इसी आशा में रहती कि पत्र तो वो अवश्य लिखेंगे। इतने में डाकिया आवाज़ देकर पत्र दे गया। कुंतल, मैं ठीक से पहुंच गया। बम्बई पहुंचते ही कंपनी के कुछ अधिकारी मुझे लेने आए थे और बहुत स्वागत भाव से मुझे गेस्ट हाउस में ठहराया। नौकरी पर जाने लगा हूँ। नए ऑफिस में नए लोगों के बीच बड़ा पराया सा लगता है। अभी कुछ देर पहले कंपनी के मैनेजर से बातें हुई। एक आध हफ्ते में कमरे का प्रबंध हो जाएगा। सवेरे गेस्ट हाउस छोड़कर होटल में जाना पड़ा। लो, मेरे इलाहाबाद के मित्र डॉक्टर भरत के एक अभिन्न मित्र शर्मा जी अपने एक कमरे में फ्लैट में ज़बरदस्ती ले जाने का आग्रह कर रहे हैं। उनका नौकर खाना तथा अन्य काम करने के लिए बराबर वहीं रहता है। शर्मा जी स्वयं अधिकतर कानपुर में ही रहते हैं, कभी कभी आते हैं, अन्यथा कमरा एकदम खाली पड़ा रहता है। मैं चाहूँ 2-3 महीने यहीं रह सकता हूँ, किंतु 10-15 दिन में आसपास ही कोई अच्छा इंतज़ाम हो जाएगा। नौकर मेरे खाने पीने आदि का पूरा प्रबंध कर देगा। तुम चिंता मत करना। किताबों की प्रूफ पढ़कर बनारस भेज दी या नहीं? मेरी तमाम डाक यहाँ के पते पर भेज दो, और कोई विशेष बात हो तो लिखना। समूचा पत्र पढ़कर कुछ ऐसा लगा जैसे कहीं बहुत दूर से देखा हो और पहचानने से पहले चेहरा घुमाकर चल दिया हो। कोई गर्माहट नहीं, अंतरंगता का एक शब्द नहीं। अंत में एक रेखा खींचकर लिख दिया गया था, शोभन। किसका शोभन था ये? कौन सा शोभन था? क्या ये वही शोभन था जिसकी बाहों में कुंतल ने कभी भोर का तारा देखा था? वह शोभन मुट्ठी में भरी हुई रेत की तरह एक एक कण करके बाहर खिसक गया था।
इसी समय माँ आ गई थी। मैंने उन्हें बता दिया कि शोभन का पत्र आया है। हमेशा की तरह उत्साह में भरकर वो देर तक आशीर्वाद देती रही। उन्हें शायद पता भी नहीं था कि जिसके लिए वे आशीर्वाद दे रही थी वो अब उस पद पर नहीं रहा था, और उसका बस चलता तो आशीर्वाद भी उसी तरह ठंडे हाथों लौटा देता जिस तरह मेरी भावनाओं को लौटाता रहा। रोज़ की तरह उनके नाम आई हुई डाक रीडायरेक्ट करने के बाद मैं उनकी किताबों की प्रूफ लेकर बैठती थी, लेकिन अब एक एक पंक्ति बार बार पढ़ने के बावजूद ऐसा लगता था जैसे वो पंक्तियाँ ओझल हो जाती हैं। उन पंक्तियों की बजाय कुछ संवाद उभरने लग जाते थे, जिनमें से अधिकांश सीधे शोभन को संबोधित होते थे। तुम पत्र का जवाब क्यों नहीं देते? तुम कुछ लिखते क्यों नहीं? तुम कोई बात साफ क्यों नहीं करते? तुम इतनी चुप क्यों हो? तुम सच क्यों नहीं बोल सकते शोभन? ऐसे ही एक दिन बिना कुछ बोले उनका उत्तर आ गया। बहुत भयानक था वो उत्तर, बेहद निर्मम। शोभन की नीरस और विरक्त पंक्तियाँ जहाँ समाप्त हुई थी पत्र में, वहीं थोड़े से शब्द मीनल ने भी लिख रखे थे। वैसे उन शब्दों में मात्र एक औपचारिकता भरी थी, लेकिन साधारण औपचारिकता में से किसी भी कितनी भी भयानक चुभन हो सकती है, केवल मैंने ही महसूस किया। शोभन की चुप्पी का ये रस समझ में आ गया था। मीनल अनंता मुझे शायद अंतिम पराजय देकर बम्बई जा पहुंची थी। पत्र बार बार उलट पलट कर देखा, संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। मन को और अधिक भ्रम में रखने का अब कोई उपाय बचा नहीं था। आसपास कहीं भी कोई ऐसा साधन दिखाई नहीं पड़ रहा था जो मेरी खोई हुई दिशा मुझे वापस लौटा देता। 2 रोज़ बाद शोभन का एक पत्र आया, ठीक वैसा ही विरक्त और ठंडा। कुंतल, आज दोपहर में तुम्हारा रजिस्टर्ड लिफाफा मिला था। उसी समय तनख्वाह के कागजों, रसीदों आदि पर दस्तखत करके भेज दिया। शनिवार के तीसरे पहर मीनल आ गई थी। मीनल वहाँ बीमार थी, उस पर से इतने लंबे का सफ़र, थकान भी। कल मकान मिला और दिन भर सामान रखवाते रहें। सब व्यवस्थित होने पर लिखूंगा। 1 हफ्ते भर के लिए आकर यहाँ की स्थिति देखकर लौट जाना। फिर वही रिक्तता जिसके अलावा कुछ मेरे हिस्से में नहीं है। मीनल के वहाँ पहुँच जाने से मेरा मन इतना रोष में भर गया था कि उसी कागज़ पर लिखा उसका पत्र पढ़ने को जी नहीं हुआ। फिर भी मन को समझाकर पढ़ने लगती हूँ। कुंतो, 5:15 बजे हैं शाम के। इनके ऑफिस में बैठकर यहीं की कलम से लिख रही हूँ। आज देखा मैंने इनका काम, यहाँ का काम। बाबा रे, हर मिनट कोई मिलने आता है। 10 तरह के लोगों से 10 तरह की बातें होती हैं। ऊपर से इतना काम, फिर यहाँ से इतना थकने के बाद घर जाते होंगे तो सूना कमरा इन्हें कितना कचोटता होगा। जब तक अकेले रहेंगे कचोटेगा। इसको आज अच्छी तरह समझ लिया है। बस यही है कि इन्हें अधिक दिन यहाँ नहीं छोड़ना है। तुम्हें बिना सूचित किए इलाहाबाद से होकर मैं यहाँ आ गई। तुम्हारी शिकायत जायज़ होगी, किंतु मेरी जगह यदि तुम होती तो तुम भी ऐसा ही करती। और तुम्हें मेरी वहाँ की हालत मालूम तो होगी। तुम उतना महसूस नहीं करोगी। कैसे कॉलेज तक जाकर छुट्टी लेकर आई हूँ कि बस पूछो मत। फिर सोचा था शाम को तुम्हें तार करूँगी, वो भी ना हो सका। उतरी इसलिए नहीं कि पूरा दिन नष्ट हो जाता। यही सफ़र चूर कर गया था। वह तो यहाँ आकर जो संजीवनी बूटी मिली, उससे सफ़र की थकान और बीमारी सभी फूंक मारते उड़ गए। शेष कल लिखेंगे। तुम्हारी। पत्र पढ़कर बेचैनी ही बेचैनी और कुछ नहीं। यहाँ पंख कटे पक्षी की तरह उड़ने में असमर्थ छटपटा रही हूँ। इसी तरह छटपटाते पूरा दिन पूरी रात बीत गई। मन उखड़ गया, रेत में डूब गई हूँ। आँखों में, मुंह में, हाथों में, पैरों की कड़ कड़ में रेत समा गई है। उसकी चुभन से कराह उठने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर सकती। डाकिया एक और पत्र दे जाता है। इन्हीं का पत्र है। कुंतल, तनख्वाह के कागज़ पहुँच गए होंगे और रुपया इस्तेमाल कर लेना। कल शर्मा जी दिल्ली से लौट आएंगे। तुम्हें तार से पैसे भेज दूंगा। असल में शर्मा जी के चले जाने के कारण बैंक में अकाउंट ना खुल सका, नहीं तो अब तक रुपए भेज देता। दूसरे, मैं आश्वस्त था कि तुम्हें तनख्वाह तो मिल ही चुकी होगी। उधर ये भी ख्याल था कि तुम आ रही हो। इस समय रात के 9 बजे हैं और मेरा ख्याल है कि मीनल की काशी एक्सप्रेस इटारसी पहुंच रही होगी और दोपहर तक वो तुम्हारे और तोरू के पास होगी। असल में हुआ ये कि तुम्हें पिछले शुक्रवार जो चिट्ठी लिखी थी तब तक मीनल के आने का कोई अनुमान नहीं था, बल्कि मैंने तो कलकत्ते उसकी हालत जानने के लिए 2 तार दिए थे कि अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो मैं छुट्टी लेकर हवाई जहाज़ से पहुंच जाऊं। खैर, दूसरे दिन मीनल आ गई। फिर मकान ढूंढने में दलालों के साथ साथ घूमना पड़ा। पेशगी देने का इंतज़ाम हुआ। फिर 10 से 5 तक दफ्तर। ऊपर से मीनल की हालत ऐसी ख़राब थी, उसी की हिम्मत थी कि जान हथेली पर रखकर 1500 मील चली आई। शनिवार, इतवार, मंगलवार कैसे बीते कि हम तीनों पहर का खाना भी ना खा सकें। मकान तुरंत हम लोगों के लिए इसलिए भी तय किया कि तुम भी आ जाओ। सारा सामान तुरंत उठवाया। सेठ सेठानी और सब लोग
से कह दिया है कि तुम आ रही हो। मंगल को तय होते ही तुम्हें तार दे दिया और मीनल ने तुम्हें पत्र भी लिखा है। तुम्हारा भी तार आया कि तुम इतवार को पहुंच रही हो। मीनल ने अपनी छुट्टियां बढ़वाई जिससे कुछ दिन तुम्हारे साथ भी रह सकें। खैर, जो हुआ सो हुआ। तुम नहीं आ सकी। अगर तुम मेरी जगह होती और एकदम आकर ऐसी मुसीबत में पड़ती, तब मालूम होता कि वक्त निकाल कर जितना लिखता रहा वही बहुत है। अब 2 दिन से स्थिति सामान्य है। अब काम का फैलाव सिमट गया है और बिल्कुल फुर्सत है। आगे भी अब काम कम होता जाएगा। सेठ सेठानी अभी यही हूँ। कल मुझे दोपहर खाने पर बुलाया है। अब तुम 15 दिन बाद आओ। आने के पहले मैं तुम्हें लिख दूंगा क्या क्या लाना है। पूजा घर के बाहर रैक रखा है, उसमें पुरानी फाइलों में अंग्रेजी में टाइप पांडुलिपि पड़ी है। वो डॉक्टर भरत को दे देना। अच्छा स्नेह। चलो। शोभन ने अंत में स्नेह तो लिखा। प्यार नहीं तो स्नेह से ही संतोष कर लूँगी। वह भी बना रहे तो मेरे भाग्य है। केवल रिक्तता से तो स्नेह गनीमत है। फिर मीनल आज पहुँचेंगी। केली किडरा से थकी क्लांत होगी। शकुंतल को उसकी सेवा टहल और स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए, नहीं तो शोभन से बदला निकलवा लेगी। मन ही मन सोच लिया कि बेबी के साथ अकेले मैं स्टेशन पे तो जाऊंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका फल जो होगा देखा जाएगा। दोपहर हो आई पर मीनल का कहीं पता निशान नहीं। शायद गाड़ी लेट हो या स्टेशन पर कोई स्वागत के लिए आया न देख देवी लौट गई हूँ। इन्हीं सब विचारों में खोई थी कि डाकिया एक पत्र दे गया। लिखाई तो मीनल की थी। खोल कर देखा तो ये फरवरी की 1 तारीख के भी पहले का पत्र है और इतने दिनों बाद आज कुछ बात रही होगी। खैर, पढ़ने लगती हूँ। कुंतो, सुबह के 5 बजे हैं। सिर और कमर में बेहद दर्द है। पैरों की नसें भी मुड़ी मुड़ी बुरी तरह खिंच रही हैं। इतना कष्टप्रद सफ़र मैंने आज तक नहीं किया है। यहाँ आ गई हूँ, फिर ये है, कल तक एकदम ठीक हो जाऊँगी। मैं तो तुम्हें आते ही साथ लेते आती, पर यहाँ की स्थिति वही शर्मा जी के एक कमरे की मकान की थी। बड़ा मकान मिलते ही तुम्हें बुला लेंगे। इस एक कमरे में मैं और शोभन हैं। तुम्हारे और बच्ची के रहने की जगह कहाँ? मकान मिलते ही लिखेंगे। तुम्हारी मीनल। मेरे लिए और तोरों के लिए जगह नहीं है? मेरे अपने ही घर में जगह नहीं है? मेरे अपने पति के घर में मेरे लिए जगह नहीं है? एक दिन शोभन ने मुझसे कहा था वे अपने घर में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं और मैं अपना घर, अपने स्वजनों का घर छोड़ कर आ गई थी। अब उसी घर में मेरे लिए जगह भी नहीं है और तोरों के लिए भी नहीं। हताशा और बेचैनी से छटपटाती हुई मैं उस समय अपना सिर पटक कर चूर क्यों नहीं कर सकी थी। हाँ, मुझे ठीक याद है, खिड़की की चौखट पर एक हरी लेकिन डरावनी साख जैसे मुझे एकटक घूर रही थी। मैं काँप गई। ये वही जंगली लतर थी जिसने धीरे धीरे करके फूल बगिया के सारे पौधे निगल लिए थे। और जब वो घर की चौखट के अंदर आ पहुंची थी, मेरे मुंह से अनजाने ही एक चीख निकली थी और आंखों के आगे अंधेरा छाता चला रहा था।